फ्रेंड्स हैं वो भी मेरी बात को सुन सकें। तो हम बात कर रहे हैं आज, आपको पता ही होगा, अतुल सुभाष के केस पर। एक इतना क्वालिफाइड इंजीनियर, एआई इंजीनियर, 34 इयर्स का लड़का बोले, आदमी बोले, मतलब इतना क्वालिफाइड, इतना होनहार। अगर कोई भी होनहार यूथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो चले जाते हैं ना इस दुनिया से, तो वो जो लॉस है, वो जो नुकसान है ना, उसके माता पिता का तो है ही है, उसके नियर एंड डियर का तो है ही है, साथ साथ वो नुकसान देश का भी होता है कि हमने एक काबिल जवान खो दिया। हेलो धीरज, हेलो रियान सिंह। उस लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका केस चल रहा था। उसकी वाइफ ने बहुत सारे एलिगेशंस लगा रखे थे और जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसने भी उसको चकनाचूर कर दिया था, रिश्वत मांग करके, इसको खींच कर, उसको हैरेस करके। मतलब वो सोचिए, कोई इंसान सुसाइड करने पर कब आता है? जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। वो इतना परेशान हो गया था। उसकी वीडियो में जो उसकी लास्ट की बात है ना, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा टचिंग लगी, उसने बोला कि वो बहुत अच्छा कमा रहा है, डीजीएम था वो इतनी छोटी एज में। वो जो भी पैसा कमा रहा है उस पैसे को वो कहाँ खर्च कर रहा है? कोर्ट केस पर, अपनी वाइफ को देने में, और जो टैक्स पे कर रहा है 30% अपनी अर्निंग का, वो इन सब के लिए जा रहा है, जजेस के लिए, कोर्ट के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो उसके पैसे उसके खिलाफ ही तो यूज़ हो रहे हैं। वो कोर्ट उसके साथ न्याय नहीं कर रही है, तो कह रहा है मेरे कमाने का क्या फ़ायदा, फिर मैं तो जिंदगी भर ऐसे ही करता रहूँगा, कमाऊँगा और अपने ही खिलाफ लोगों को मजबूत करूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उन लोगों का वो जो कमाई का जरिया है, मैं वही बंद कर देता हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर लेता हूँ। वैसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर कोई यही कह रहा है। मैं भी ये कहूँगी कि मजबूत बने रहना चाहिए था, अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए था। और भी तरीके थे चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता ना उसके दिल में, उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा था। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला, बहुत सही बात बोली, मेरा एक लॉयर फ्रेंड है, कि वो जॉब छोड़ के ना बैठ जाता और बोलता कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब तुम मुझसे क्या लोगे। तो बहुत से रास्ते निकलते। आज उसके फ्रेंड्स सोशल मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में आके बोल रहे हैं कि बहुत डिप्रेस था, ये था वो था। भाई डिप्रेस था, स्ट्रेस में था, तो आप क्या कर रहे थे? कितना सपोर्ट किया उसको? अगर आपने सही में सपोर्ट किया होता तो आज हम लोगों के बीच में होता। उस लड़के ने जो भी अपनी बातें रखी, उससे जो समझ में आता है कि भाई ये जो हमारी शादी की संस्था है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ये कहाँ पहुँच रहा है? शादी 7 जन्मों का बंधन, शादी ये, शादी वो, 2 परिवारों का मिलन, और वही 2 परिवार बाद में क्या करते हैं? लड़के के लिए कब्र खोद देते हैं, या लड़की के लिए। ऐसा नहीं कि लड़की की ही बात है, लड़कियों के साथ भी तो दहेज, पहले देखिए लड़कियों को दहेज के कारण जला दिया जाता था, या डोमेस्टिक वायलेंस के कारण मार दिया जाता था। लड़कियों के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष की बात है, दोनों ही पक्ष की बातें हैं यहाँ पर। लेकिन क्या समाज सुधरा? आज भी लोग दहेज देने में अपनी शान समझते हैं और सेम लेने में अपनी शान समझते हैं। क्या दहेज प्रथा बंद हो गई? आज लड़कियां खुद कहती हैं मुझे ये चाहिए, मुझे तो डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, मुझे इतना महंगा लहंगा चाहिए, इतनी महंगी ज्वेलरी चाहिए, संगीत में ये डेकोरेशन चाहिए, फलाने में ये चाहिए, चाहे बाप कर्ज में ही क्यों ना डूब जाए। इतनी लेविश मैरिज करते हैं, पैसा लगाते हैं। होता क्या है, लोग आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, बाहर आके बोलते हैं अरे यार डेकोरेशन सही नहीं था, अरे पनीर में थोड़ा सा ये डाल देते तो अच्छा रहता, वो कर देते तो अच्छा रहता। मतलब एक बाप पूरी जिंदगी सेविंग करता है उन 500-600 लोगों को खिलाने के लिए। मतलब लड़का लड़की अगर सोचें अब्रॉड की तरह, बाहर के देश के जो युवा होते हैं ना, पहली बात तो जब खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद की सेविंग्स नहीं होती, वो शादी नहीं करते। माँ बाप के पैसों के पीछे शादी नहीं करते, वो अपने पैसों से शादी करते हैं। दूसरी चीज़, लोगों को खिलाने पिलाने, डेकोरेशन से ज़्यादा वो उन पैसों को अपने भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, समझदारी होती हैं। तो मैं आती हूँ मुद्दे पर अतुल सुभाष की, कि भाई हनी कौशिक, हेलो, कि उसने जो स्टेप लिया वो कहीं ना कहीं
शिव शंकर, हेलो शिव शंकर। उसने हमारी जो शादी जैसी संस्था है ना कहीं उसकी नींव कमज़ोर हो रही है। हम कुंडली मिलाते हैं, हम जन्मपत्री मिलाते हैं, हम मुहूर्त देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम परिवार के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। अभी मैंने एक छोटा सा रील भी पोस्ट किया है जिसमें मैंने यही कहा है कि जब भी लड़का या लड़की शादी के लिए रिश्ता देखने जाएं तो लड़की के साथ साथ उसके माँ बाप को भी ऑब्जर्व करें, खास तौर से माँ को, क्योंकि माँ जो होती है ना उन्हीं की परछाई खासकर उनकी बेटी होती है। तो अगर माँ थोड़ी भी दुष्ट हुई ना, गया परिवार। क्योंकि ना देखिए, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, जब वो बहू बनती है तो उसकी लाइफ अक्सर सदियों से चला आ रहा है सास एक औरत ही ज़्यादा खराब करती है। ठीक उसी तरीके से जो दामाद होता है ना, वैसे तो बहुत पुचकारती हैं सासों के लिए ना बेटा बहुत ज़्यादा दामाद प्रिय होता है, लेकिन जब दुष्ट सासें होती हैं ना अपनी बेटी को मोहरा बनाकर दामाद को एटीएम मशीन बना देती हैं। सो देखो, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि लड़की 20-25 साल से उनके साथ रहती आई है तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही ना, या बेटा रहता है कुछ ना कुछ तो असर होगा ही ना। मैं आपको 2 केस बताती हूँ जो कि मेरे ही अपनों के साथ हुआ है। एक केस में 36 लोग अपने, मतलब मेरी फ्रेंड का भाई, उसके आज से करीब 10 साल पहले की बात है, उसके लिए लड़की देखने गए 36 लोग, लड़के को छोड़कर जिसको शादी करनी है वो नहीं गया, पूरा चाची मौसी बुआ फूफा कौन कौन सब गए। और लड़की देखी, हाँ भाई हाँ बड़ी अच्छी है, सुंदर है, ये है वो है, अच्छा फादर ये है, भाई ये है, बड़ा अच्छा खानदान है, चलो जी। उसके बाद शादी कर दी। शादी के बाद पता चला कि लड़की को मानसिक बीमारी है। सोचिए ज़रा। तो एडजस्ट करने की कोशिश की, इलाज करवाया, सब कुछ करने का, लेकिन मतलब वो ज़िंदगी तो हेल हो ही गई ना, तो आप इतना भी पता नहीं लगा सके। और वो लड़के को लेके क्यों नहीं गए जिसको शादी करनी थी, क्योंकि वो लड़का उस लड़की से बात करता तो हो सकता है उसको कुछ हिंट मिलता कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। सो उसके बाद में फिर डिवोर्स केस चला। डिवोर्स में वही जो सब झंझट होती है, तारीख एंड ऑल, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया 45 लाख में। लड़की वालों ने 45 लाख रुपए लिए। सोचिए ज़रा, क्योंकि उन्होंने केस डाल रखा था जो कि लड़की उनकी लड़की में कमी थी, उन्होंने छुपाया, सब कुछ किया, लेकिन 45 लाख रुपए में सेटल हुआ। फिर उस लड़के की दूसरी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आई, होता ही है, सबको लगता है लड़के की शादी इजीली हो जाती, नहीं। फिर उसने भी एक डिवोर्सी से शादी की, अब अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, लेकिन उसके 10 साल तो हेल हो गए ना। दूसरा केस, वो भी मेरे कलीग हैं, उनके भाई को किसी से प्यार था, लेकिन वही बात, माँ बाप को लगा अपनी बिरादरी का नहीं है, ये वो ऐसे कैसे होगा, हम नहीं मानते लव मैरिज, हम तो अरेंज ही करेंगे, 100 कुंडली 36 गुड़, ये वो सब किया गया, धूमधाम से शादी हुई। शादी के 3 महीने बाद लड़की ने केस ठोक दिया, दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, और भी 2-4 और। मतलब मेरी फ्रेंड का भाई, उसकी बहन, उसकी मम्मी एक रात जेल में बिता कर आए, और उस लड़की ने ना उसके भाई को टच भी करने नहीं दिया था, फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं डेवलप हुआ था। यहाँ पर भी 35-40 लाख में केस का निपटारा हुआ, और पता चला लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड था, सारी प्लानिंग थी पैसा ऐंठने की, क्योंकि उनको घर खरीदना था। तो आप सोच सकते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन, महान, ये वो कुछ नहीं रह गई है, अब कुछ नहीं रह गई है, केवल एक सौदा होता है। देखिए, बड़ी कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन ये सौदा होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन में शादियां होती हैं। अभी लेटेस्ट हमारी देश की सबसे बड़ी फैमिली, रिच फैमिली में जो शादी हुई है, वो भी एक सौदा है बिजनेस बढ़ाने का। बिजनेस बढ़ाने के लिए होते हैं, नेता लोग अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए करते हैं, एक्टर लोग भी अपने ऐसे ही करते हैं, सब सौदा होती है। तो जब सौदा ही करना है, जब ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करनी है, तो क्यों ना अब्रॉड की तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी यहाँ पर अप्रूव हो।
बढ़िया भाई, आपने 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया। अगर आपकी अच्छी निभ रही है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे रेन्यू कर लीजिए। 2 साल 4 साल करते करते ज़िंदगी भर आप रह सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, ऐसा नहीं है। उसमें ये फ़ायदा है कि कल को अगर एक भी अलग होना चाहता है तो कम से कम जेल के चक्कर, धाराएं, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पैसा देना, ये तो नहीं होगा। आप क्लॉज डलवा सकते हैं उसके अंदर कि भाई लड़की अगर अलग होगी तो मैं उसको इतने पैसे दूंगा, या लड़का होगा तो लड़की भी पैसे दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपके अपने ऊपर है ना, आप जैसा भी उसको बनाना चाहें दोनों की आपसी सहमति से। कम से कम जितना भी समय रहेंगे प्यार मोहब्बत से तो रहेंगे। फांसी के फंदे पर झूलने वाली नौबत तो नहीं आएगी, सुसाइड करने की तो बात नहीं आएगी। तो हमें ना इस दिशा में सोचना पड़ेगा। और डेस्टिनेशन वेडिंग ये सबसे अच्छा है कि लड़के लड़कियों की शादी से पहले काउंसलिंग हो। बड़े बड़े काउंसलर हैं, अब चाहिए। लोगों को ये क्यों लगता है काउंसलिंग मतलब पागलपन का इलाज। हम ना केवल बातचीत भी कर लेते हैं ना तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि बातचीत करना, काउंसलिंग करना, उसमें क्या होता है कि धीरे 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 चीज़ें पता चलती हैं, आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आपको सोल्यूशन मिलता है, आपकी अपनी प्रॉब्लम पता चलती है, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है आप सीखते हैं। तो शादी से पहले अगर इस तरह की काउंसलिंग होगी तो एटलीस्ट लड़का लड़की को पता चलेगा कि भाई शादी के बाद कैसे निभाना है, कैसे करना है, कौन से हर्डल्स आएंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुमको कैसे टैकल करना है। एक एग्जांपल है, लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि शादी के बाद वो माँ बने, मीन्स कि वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले काउंसलर के पास जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं और लड़की पहले ही लड़के को बता दे कि नहीं, हेलो ईशा, कि भाई मुझे इस तरह से परिवार नहीं बढ़ाना, तो लड़का भी मेंटली प्रिपेयर होगा। अगर उसको लगता है कि हाँ वो भी ऐसा चाहता है या वो इसके साथ इस रूप में भी जिंदगी बिता सकता है तो कर ले शादी। शादी के बाद पता चलता है अरे ये तो शादी मैंने ना मम्मी पापा की मर्जी से की थी, दादी मरने वाली थी इसलिए की थी, ये प्रॉब्लम थी इसलिए की थी, मेरी तो मर्जी ही नहीं थी। व्हाट द हेल, मतलब शादी को मजाक बना के रखा हुआ है। सेम विद बॉय, हो सकता है बॉय को बच्चों का चक्कर नहीं चाहिए, तो अगर पहले से ही पता होगा तो लड़की भी मेंटली प्रिपेयर रहेगी। मेरी एक फ्रेंड ने शादी की, फ्रेंड तो क्या मतलब सोशल मीडिया से मेरी फ्रेंड बनी, वो काफ़ी छोटी है मुझसे, बट उसने जिससे शादी की बिल्कुल इस तरह के सारे, पहले उन्होंने 1 ईयर तक डेटिंग की, एक दूसरे को जाना सब कुछ, फिर उनका ये फैसला हुआ कि हम आगे बेबी नहीं चाहते, हमें नौकरी करनी है, एंजॉय करना है और हम ट्रैवल करेंगे। वेरी गुड, वो इतने खुश हैं, बिंदास हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। और दोनों ने कर रखा है फैसला कि इन केस कभी लगा तो हम बेबी के लिए रेडी होंगे। लेकिन एटलीस्ट वो नौबत तो नहीं आई ना कि शादी के बाद 6 महीने बाद खानदान बोल रहा है अरे खुशखबरी कब सुनाओगी। लड़का परेशान लड़की को बोल रहा है या लड़की परेशान लड़के को बोल रही है, दोनों के बीच में आपस में कलह मच रही है, बर्तन भांडे फूट रहे हैं। यहाँ पे दोनों मेंटली प्रिपेयर हैं तो वो जवाब भी दे पाएंगे अपने पेरेंट्स को। और दूसरी बात ना, रिश्तेदारों की बातों को तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकालो। वो शादी में बस खाना खाने के लिए और नाचने के लिए होते हैं। शादी के बाद जो भी जिंदगी बितानी होती है ना, उसमें आपके माँ बाप का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो आपकी अपनी जिंदगी है, अपने मुताबिक जीने की ठान लीजिए। अच्छी बहू, अच्छा दामाद, ये बन के क्या मिलना है जब आप अच्छी पत्नी है और अच्छे पति नहीं है। तो ये सब ना कोई खिताब मेडल मिलके ना आप कोई बड़ी परी नहीं बन जाएंगे, या आप अच्छे दामाद बन के बड़ा वो नहीं बन जाएंगे। देखिए कंफर्टेबल ज़िंदगी बितानी चाहिए। वैसे ही देखो आजकल कॉर्पोरेट लाइफ है, कॉर्पोरेट जॉब है, इतनी टेंशन्स हैं, इतनी परेशानियां हैं, भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, सब कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उसमें अगर ये सब भी पचड़े रहेंगे ना तो ज़िंदगी सच में दुश्वार हो जाएगी। फिर अभी तो कुछ लाख केस हैं, फिर इन केसों की संख्या करोड़ों में भी जा सकती है। अतुल सुभाष चला गया, लेकिन उसने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे देश में और हमारे समाज के लिए छोड़ दिए हैं। मैंने कुछ लोगों की पोस्ट पढ़ी या वीडियो देखी कि उन्होंने, जो फेमिनिस्ट है, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट,
वो कह रही हैं लड़कियां भी तो पहले आत्महत्या करती थी, अभी भी करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस सच में होता है उनके साथ, ये वो, लेकिन तब तो इतना मुद्दा नहीं बनता, एक लड़के ने एक सुसाइड क्या कर लिया, इतना लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो ना बोले। आप जब बेटा बेटी में डिफरेंस करते हो, लिंग भेद करते हो, क्यों करते हो? एक समय था ना आपने बेटों को सर चढ़ाया था, अभी भी है, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, बेटे के बिना वंश नहीं चलता, ये वो। तो अब जब बेटा सुसाइड कर रहा तो बोले भी नहीं। और फेमिनिस्ट की बड़ी अजीब कहानी होती है, बाप भी चाहिए, ठीक है, भाई भी चाहिए, सब कुछ रिश्ता चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सा वो पुरुष है जिसकी वो दुश्मन होती हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे भी लिंग भेद हो रहा है। भाई बेटा है तो क्या बात नहीं होगी, लड़का है तो क्या बात नहीं होगी? आखिर उसके सुसाइड, उसका केस उजागर होने के बाद अब रिपोर्ट में आ रहा है कि कितने लाखों केस ऐसे हैं जो कि 80% झूठे हैं। मतलब लड़कियों ने केवल पैसे के लिए ऐसे केस किए हुए। कुछ लड़कियों को तो धंधा बना हुआ है ये, शादी करके एलिमनी लेके लाइफ को संवारने का। तो सभी लड़कियां नहीं, कुछ परसेंट ही हैं ऐसी, लेकिन बेटा सोचो कि आपके ऐसे कारनामों की वजह से लोग ये ना बोलने लगे कि पुराना ज़माना सही था जब लड़कियों को घर के अंदर रखा जाता था, चूल्हे चौके तक ही रखा जाता था, आज़ादी मिलते ये लोग ऐसी हो गई हैं। और फिर शायद जो लड़कियां सही हैं उनका भी घर से बाहर निकलना कम हो जाए। तो ना शादी को हथियार मत बनाओ पैसा कमाने का। नौकरी करो, बिजनेस करो, किसी दूसरे की कमाई से अपनी जिंदगी कैसे संवार सकती हो तुम? आज वो अतुल की वाइफ, मतलब क्या मिल रहा है उसको? वैसे तो खैर मिल ही गया, पैसे वैसे तो मिल ही गए, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, कोई नई चीज़ आ जाएगी सोशल मीडिया में, न्यूज़ में। बट कभी अकेले में तो सोचती होगी ना वो कि क्या पाया, क्या मिला, धब्बा ही लगाया औरत ज़ात पर। शादी इंस्टीट्यूशन जो है ना, मैरिज इंस्टीट्यूशन, इसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इस पर भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। शादी को रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। केवल देखो आज एआई का ज़माना आ गया है ना, पहले हम लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, अब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाते हैं, हम लोग प्लेन में सफ़र करते हैं। मतलब हमारी जब ज़िंदगी बदल गई है, हमारे जीने का सलीका बदल गया है, तो हम अपनी जो भी सोशल वैल्यूज़ है उनको क्यों ना बदलें? केवल कुंडली, केवल मुहूर्त, केवल 36 गुण, ये सब चीज़ें नहीं। शादी करनी है तो आप एक दूसरे का मेडिकल टेस्ट करवाओ, क्या पता कौन सी गंभीर बीमारी है। मैंने बताया ना आपको मेरी फ्रेंड के भाई के साथ क्या केस हुआ। देखो शादी के बाद भी बीमारी हो सकती है, लेकिन ये कोई ना होता है कि आप एडवांस में ही, हाँ जिसको करना है भाई, अगर आप सच बताओगे कि मेरी बहन या मेरी बेटी को बीमारी है, परेशानी है, लड़का हो सकता है बहुत काइंड हो, वो शादी कर ले, लेकिन छुपा कर तो मत कीजिए ना। इसलिए ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाओ। कई बार दो जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनसे होने वाले बच्चों में बहुत ही विकार होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, मेंटली प्रॉब्लम आती है, फिजिकली प्रॉब्लम आती है। ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाओ आप, और भी पूरा एक थ्रू मेडिकल चेकअप कराओ कि कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग में क्वेश्चंस रखो जो कि आगे शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला पॉइंट मैंने ये बताया बच्चे का। शादी के बाद लड़की बोलती है मुझे बच्चों का झंझट नहीं चाहिए। अगर ये बात वो पहले बोल देगी और लड़का चाहता है ऐसा झंझट पालना, वो चाहता है पिता बनना, तो तुरंत रिजेक्ट कर देगा। या फिर लड़का बाद में बोलता है मुझे झंझट नहीं चाहिए, तो लड़की भी अपने आप को सोचेगी नहीं मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। या फिर दोनों अगर कबूल करते हैं तो सोचिए कितनी अच्छी जिंदगी होगी उनकी, क्योंकि दोनों को पहले से पता है कि उनको आगे बेबी प्लान नहीं करना है, नौकरी करनी है नहीं करनी है। तो ये सारी बातें होना बहुत ज़रूरी है। शादी का जो एक फंक्शन होता है ना, उसको तो आप 2 दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या सजावट चाहिए, क्या खाना चाहिए, संगीत में क्या चाहिए, वो इतना मायने नहीं रखता है। मेरे पास जयपुर से एक लेडी की कॉल आई थी, मैंने
2 साल पहले की बात होगी, कोविड टाइम की बात है ये। मैंने एक पोस्ट में यही लिखा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी को ये सिखाएं कि किस तरह से डिसेंट लाइफ जीनी है शादी के बाद। तो उन लेडी ने अपना कहते हैं ना कि एक मुझसे पर्सनल सीक्रेट शेयर किया कि उनकी 6 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, डेस्टिनेशन वेडिंग करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब उन्होंने बोला कि हमारे घर में जो गेस्ट आए थे ना, उनको हमने सोने का सिक्का और 5,000 कैश दिया था। सब कुछ करने के बाद में, और फिर लड़की अच्छी जॉब पे थी, जॉब छोड़ दिया कि नहीं अब तो मैं शादी करके ऐश करूँगी। शादी के 3 महीने बाद अपने हस्बैंड को चांटा मार के घर पे आके बैठी है। क्या पता वो शायद मेरी बात को सुन रही हो, मैं नाम तो नहीं बता रही हूँ। मैम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो कि मैं आपकी बात शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उन लेडी ने एक्सेप्ट किया कि मैम आपने बिल्कुल सही बोला, मेरी परवरिश में कमी रह गई। जब उसने जॉब छोड़ी तभी मुझे उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि जब 3-4 महीने बाद वो लड़ाई करके आ गई तो वेली बैठी थी, कहती हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अगर जॉब होती तो अपनी ज़िंदगी नए तरह से शुरू कर सकती थी ना वो। उसके बाद कहती जो हमने पैसे इतने लगाए शादी में, वो बचे होते तो हम उसके लिए कुछ कर पाते। तो मुझे बहुत ही मतलब दुख लगा कि देखो पैसे वाले लोग हैं जो करोड़ रुपए शादी में खर्च कर रहे हैं। तो मैं अच्छी खासी आसामी है, लड़की अच्छी जगह जॉब करती है, वो लोग भी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। शादी ब्याह के मुद्दे को केवल एक फंक्शन समझा हुआ है। क्या संगीत है, आज मेहंदी है, आज ये, बस यही होती है शादी। शादी के बाद ना टोटली लाइफ चेंज हो जाती है, खासकर लड़की की। तो उसको शुरू से ना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए, और आप जानिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। वो शादी के बाद किस तरह की लाइफ चाहता है। आपकी बेटी ज़्यादा ओपन नहीं है तो बहुत ओपन लड़के से शादी करेंगे तो मुश्किल ही आएगी। आपका गरीब परिवार है, बहुत अमीर परिवार में भेजेंगे तो मुश्किल आएगी। बहुत सुनने में अटपटी लगेगी बात कि नहीं नहीं हर माँ बाप चाहता है कि बेटी बड़े घर में जाए। नहीं भाई, बहुत मुश्किल होती है। वो बेटी कदम कदम पर हैरेस होगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा उसके अंदर। बहुत धर्म होता है, हम अच्छी बात है, हमें इंटरकास्ट इंटर रीजन शादी करनी चाहिए, अगर पसंद है तो करो, लेकिन अपने आप को तैयार रखो। बारीकियां ज़रूर देखो कि शादी के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आएंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी बात अलग होती है भाई, उनकी ज़िंदगी अलग तरीके की होती है, लेकिन एक आम इंसान को बहुत कुछ देखना, सहना, समझना पड़ता है। सो अतुल सुभाष ने जो बहस छेड़ दी है हमारे देश में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस पर बात करना ज़रूरी है। उसने जो मेन मुद्दा अपने वीडियो में कहा है, अपने सुसाइड के पीछे कारण बताए, वो हमारी न्याय प्रक्रिया का, जुडिशरी का बहुत ज़रूरी है बदलाव लाना। उसमें सारे जितने भी लॉज हैं सब मतलब आंख बंद करके ना एक आंख से कर रखे हैं लड़कियों के फेवर में, उसमें बदलाव ज़रूरी है। कुछ तो लड़कों के फेवर में भी होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज तक बेटियों के साथ में अन्याय होता रहा, अभी भी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिए कि बेटी बचाने के चक्कर में कहीं हमारे बेटे तो निगलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं वो अंधेरे में तो नहीं जा रहे हैं। अब इस केस से, जब मेरा बेटा है 26 साल का, वो बोलता मैं शादी नहीं करूँगा, इस केस से न जाने कितने लड़के होंगे डर जाएंगे, उन्हें यार क्या शादी करनी है, अरेंज मैरिज, क्या पता हमारे साथ भी ऐसा हो। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं ना जन्म दर कितनी घट रही है। वहाँ के रीज़न ये है कि भाई वहाँ देखो, डेवलप जब होता है कोई जगह, कोई जब विकास कर रहा होता है कोई देश, तो विकास कैसे होता है, काम करने से होता है ना, मेहनत करने से होता है ना। तो वहाँ का युवा अगर 24 घंटे काम करेगा देश की तरक्की के लिए, तो उसके पास अपनी सोशल लाइफ के लिए समय नहीं रहेगा। और शादी समय मांगती है, 2 लोगों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो, हेलो निशा रावल जी, कि वो समय दे सकें, या इतने पैसे नहीं होते। तो उनकी भी सोच कहीं ना कहीं सही है कि अगर आप पत्नी को या पति को समय नहीं दे पा रहे तो आप एक नई जिंदगी को लाकर क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। तो वहाँ पे बच्चे ना होने का या शादी ना होने के ये रीज़न है।
यहाँ की तरह नहीं है कि खाने को नहीं, लेकिन शादी बहुत ज़रूरी है। शादी हो गई तो 2 बच्चे या 4 बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों के बिना तो ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपकी अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं है। वहाँ पे जन दर घटने का रीज़न उनका डेवलपमेंट है या उनका समय की कमी है, जहाँ की वहाँ की सरकारें उस पर ध्यान दे रही हैं। इसीलिए आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जापान में अब 3 दिन छुट्टी हुआ करेगी। वीकेंड 3 दिन का होगा, ताकि लोग इंजॉय करें, घूमें फिरें, रिश्तों को मजबूत करें और बेबी प्लान करें। अब यहाँ पे जन दर घटेगी हमारे देश में भी। क्यों? क्योंकि इस तरह के केस के बाद लड़का लड़की शादी से पीछे हटेंगे। शादी नहीं होगी तो फिर सोच सकते हैं आप। देखिए, समाज को बदलना ना हमारे हाथ में है। जब समाज बदलता है तो देश भी बदलता है। तो हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारी पीढ़ी ने जो गलतियां की हैं, वो गलतियां आज आप लोगों की जो युवा बच्चे हैं वो ना करें। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ में अपनी बात ख़त्म करती हूँ, इस लाइव को ख़त्म करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा लाइव आकर, क्योंकि बहुत कुछ मैं बोलना चाहती थी। तो मैं सोचा मैं लिखूंगी, इतना टाइप कौन करेगा, कौन पढ़ेगा। तो ये लाइव भी पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं इसको सेव करके अपने पास रखूंगी। आगे भविष्य में कभी कुछ होगा तो मैं देखूंगी कि जो मैंने बात कही थी वो कितनी सटीक थी, सही थी या गलत थी, क्योंकि आने वाला समय ही हमें बता पाएगा कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। थैंक यू सो मच जो लोग भी मेरे लाइव में आए, और जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं या आप क्या सोचते हैं अतुल सुभाष के केस पर। टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। टेक केयर, बाय बाय। यहाँ से होगा ना क्रॉस, ओके।